Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Must to like and subscribe to support the revolution. I am Mona Lisa and today we are going to study about bioinorganic chemistry. So first of all we have to know the exam what is the bioinorganic chemistry. कितने क्वेश्चन बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम पे आता है सो आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे पक्का लगभग 2 to 4 मार्क्स का आ जाता है लेकिन मिनिमम 1 तो पक्का है एज इट इज वेरी स्मॉल टॉपिक सो वी कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन दिस टॉपिक सो हमें इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है पर ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है लाइक इसको आपको याद करने की बहुत जरूरत है आप इसको अगर हर दिन कुछ कुछ पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा सो अब हम जानेंगे इसके कंटेंट के बारे में सो लिखिए कंटेंट मतलब इसकी हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में फर्स्ट porphyrin ring second metalloporphyrin ये O है थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम मेरे साथ साथ आप भी लिख लेना क्योंकि अगर हमें एक टॉपिक का ओवरव्यू रहता है तो हमें याद रखने में इजी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम देन 4 क्या है यहाँ पे 4 लिखना है 4 क्या है ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम TER है इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है यही इरेजर इसको हमने मिटा दिया ये मिट गया इसको भी मिटा देते हैं ये मिट क्यों नहीं रहा है ये मिट गया अब हम लिखते हैं आप लोग लिखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देन क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन 6 क्या है मेटालो एंजाइम्स तो ये है हमारा कंटेंट मतलब हमें इन सब के बारे में पढ़ना है इन सब पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है और इन सब के अंदर ही आपका एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपको बस हमसे जुड़े रहकर पढ़ना है अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट porphyrin रिंग porphyrin रिंग सो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ आप लोग भी मेरे साथ बनाइए आप लोग थोड़ा सुंदर करके बनाइएगा क्योंकि मेरे तो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं आप लोग भी बनाइए मेरे साथ साथ ये N है ये भी ये गाइस मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया आप लोग सीधे करके बनाइएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 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 सो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मतलब मुझे तो पूरा टेढ़ा ही दिख रहा है अब हमें डबल बॉन्ड ऐड करना है
डबल बॉन्ड ऐड करना है, कंजुगेट डबल बॉन्ड मीन्स एक छोड़कर एक इसमें ये, और हाँ यहाँ पे एक H है एंड यहाँ पे एक H है, ये छोड़कर ये, इसके बाद ये, इसके बाद इसको छोड़कर ये, इसके बाद ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़कर, इसके बाद यहाँ यहाँ, इसके बाद एक छोड़कर यहाँ यहाँ। अब ये हो गया हमारा परफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर। अब हमें इसका रिएक्शन देखना है कि कैसे परफायरिन रिंग फॉर्म होता है। परफायरिन रिंग का फॉर्मेशन यानी ये कैसे बनाया जाता है। NH प्लस 4HCOOH DDQ, गाइस ये D है, DDQ। और अब हमें यहाँ पे सॉल्वेंट देना है BF3 एंड OET2। सो ये क्या फॉर्म करता है, परफायरिन रिंग। अब हमें DDQ का फुल फॉर्म क्या है, DDQ का फुल फॉर्म है डाई सायनो डाई क्लोरो, ये O है, क्विनॉन। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देती हूँ, ये है इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये सियानाइड, ये सियानाइड। तो ये है डाई सायनो डाई क्लोरो क्विनॉन। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, एरोमेटाइजेशन एंड साइक्लाइजेशन, ये एरोमेटाइजेशन एंड साइक्लाइजेशन करता है और साइक्लाइजेशन। अब हमें परफायरिन रिंग के बारे में जानना है। क्या है परफायरिन रिंग, क्या है परफायरिन रिंग, है एक नेचुरल लिगांड। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि लिगांड क्या है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगांड का मतलब पता चलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। एंड हमने देखा कि इसमें एक छोड़कर एक हमने डबल बॉन्ड ऐड किया था। सो ये क्या है, ये इट इज कंप्लीटली कंजुगेटेड, इट इज completely conjugated एंड इसमें अब हमें देखना है कि कितने टाइप्स का हाइड्रोजन है। इसमें है नंबर बीटा हाइड्रोजन, मेसो हाइड्रोजन है। सो हमें इसका नंबर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। मैं आपको दिखाती हूँ कि बीटा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। बीटा हाइड्रोजन क्या है, प्रीवियस स्लाइड में है, देखिए इसमें ये एक टाइप का हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, वैसे ही यहाँ पे एक है, वैसे ही यहाँ पे एक है, वैसे ही यहाँ पे एक है। अब हमें कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है एंड ये 4 एक टाइप का हाइड्रोजन है एंड दूसरा क्या है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसे ही अदर रिंग में भी होगा। तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको जानने में आसानी होगी। व्हाइट पे लिखते हैं, चलो ये क्या है, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं हम मेसो हाइड्रोजन, मेसो हाइड्रोजन। एंड इस टाइप के हाइड्रोजन को यहाँ पे जो है इस टाइप के मतलब जो रिंग से अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन।
अब हम हमें कैलकुलेट करके ये बताइए कि मेजो हाइड्रोजन कितना है एंड बीटा हाइड्रोजन कितना है। मेजो हाइड्रोजन क्या है, ये है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, मतलब ये 4 है मेजो हाइड्रोजन। और बीटा हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन कितना है, ये ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। चलो इसे अंडरलाइन ही कर देती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये कहते हैं 2, यहाँ पे 2, नीचे 2, साइड पे 2, मतलब 8 है। सो हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितनी है, 8। गाइज मैं फिर से इसको येलो बना देती हूँ ताकि थोड़ा सुंदर लगे। लीजिए आ गया येलो। सो नंबर ऑफ मेसो हाइड्रोजन, मेसो हाइड्रोजन कितना है, 4। एंड नंबर ऑफ एन के साथ एन के साथ जो अटैच है वो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक है एंड यहाँ पे एक है, सिर्फ 2 ही है। सो नंबर ऑफ NH कितना है, ये 2 है। और हमें हमें क्या जानना है इसके बारे में, as it is completely conjugated, so ये क्या करता है, हकल्स रूल को ओबे करता है। इसको भी याद रखिएगा, it follows हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है, 4n plus 2 इक्वल टू यानी n आई 4n plus 2। तो देखिए इसमें कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो इसमें 11 डबल बॉन्ड है। सो 4n plus 2 को हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 22। 4n इक्वल टू 20, देन n इक्वल टू 5। सो ये क्या, इसने ओबे किया हकल्स रूल को। अब हम इसके स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, यानी कि ये कौन सी स्पेक्ट्रा दिखाता। तो हम हेडिंग दीजिए स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। ये क्या दिखाता है, ये NMR दिखाता है, IR दिखाता है, UV भी दिखाता है। सो इन नंबर ऑफ सिग्नल्स इन नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स, गाइस ये सब आपको पता चलेंगे जब हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, तब ये NMR UV एंड IR के बारे में आपको पता चलेगा, बस वेट कीजिएगा। नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स इक्वल टू 3, यानी कि 3 डिफरेंट हाइड्रोजन, मतलब 3 डिफरेंट तरीके के हाइड्रोजन है, इसलिए इसका सिग्नल 3 आया। एंड फॉर आईआर, आईआर के लिए ये क्या दिखाता है, म्यू एंड एच दिखाता है, ये 3 सेंटीमीटर इनवर्स में दिखाता है आईआर स्पेक्ट्रा। एंड देन फॉर यूवी हम इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। यूवी के लिए यूवी स्पेक्ट्रा ये ऐसे दिखाता है, इसको हम बोलते हैं क्यू बैंड, इसको बोलते हैं सोरेड बैंड। ये है यूवी स्पेक्ट्रा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम देखेंगे परफायरिन रिंग एसिडिक मीडियम में क्या करता है। परफायरिन रिंग एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये क्या बनाता है, डाई कैटायनिक बना फॉर्म में आता है।
एसिडिक मीडियम में ये डाई कैटायनिक परफायरिन, बेसिक मीडियम पे डाई अनायनिक परफायरिन। मतलब एसिडिक मीडियम में H प्लस होता है, जो NH है वो H को एक्सेप्ट करेगा और वो डाइकाटायनिक फॉर्म में चला जाएगा। बेसिक मीडियम में क्या होता है, जो NH है वो H प्लस लूज करेगा, इसलिए अनायनिक फॉर्म में चला जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे मेटालो परफायरिन। तो अब हेडिंग दीजिए मेटालो। ये थोड़ा याद रखने का टॉपिक है क्योंकि इसमें सारे ही आपको याद रखना है। मेटालो परफायरिन। अब जो मेटल डाइआनायन हमने यहाँ पे बनाया था बेसिक मीडियम पे, उस डाइआनायन को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेटल क्या है, कैटायन है और हमें चाहिए अनायन। सो मेटल प्लस डाइआनायनिक परफायरिन रिंग। क्या बनाता है, मेटालो परफायरिन। मेटालो, ये आर है, परफायरिन कॉम्प्लेक्स। अब हमें मेटालो परफायरिन रिंग का एक स्ट्रक्चर देखना है, कैसे, ये M है, ये N है, ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा क्योंकि H चला गया था, ये नेगेटिव। सो जब मेटाल के साथ ये रिएक्ट करेगा, यानी कि जब मेटाल इसके साथ अटैच होगा, तो ये ऐसे अटैच होगा। तो जब परफायरिन रिंग था, सिर्फ परफायरिन रिंग ही था, कहाँ गया स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे क्या NH था, मतलब हमें कितनी 5 मेंबर रिंग दिख रही है, ये है एक 5 मेंबर रिंग, ये है एक, ये है एक, ये है एक। सो हमें 4 5 मेंबर रिंग मिल रहा था। जब हमने अटैच किया मेटल को, ये जब हमने अटैच किया मेटल को, सो अब हमें 6 मेंबर रिंग मिलेंगे इन सिंपल परफायरिन रिंग। इन परफायरिन हमें 5 मेंबर रिंग 4 मिली थी। जब हमने मेटल के साथ अटैच किया तो ये हमें 6 मेंबर रिंग मिलेंगे। हम क्या लिख रहे हैं, आफ्टर चिलेशन हमें 6 मेंबर रिंग मिलती हैं। वो कितने, 4, 6 मेंबर रिंग कितने मिलते हैं, 4। क्योंकि गाइस इसको, ये पूरी स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, मेटल के साथ अटैच, एक बॉन्ड, सो कितना हुआ, ये ये दो, ये एक, ये एक एंड ये एक, ये एक, सो कितने, 6। सो ये एक है, यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा एंड यहाँ भी एक आएगा। सो हमें 4 6 मेंबर की रिंग मिलेंगे। देन इसके स्पेक्ट्रल चेंजेस देखते हैं। बिफोर चिलेशन हमने देखा कि ये क्या क्या शो कर रहा था। अब हम आफ्टर चिलेशन देखेंगे कि ये कौन से स्पेक्ट्रा शो करेगा। तो स्पेक्ट्रल चेंजेस मतलब आफ्टर चिलेशन क्या क्या चेंजेस आया इसमें। स्पेक्ट्रल चेंजेस हमने देखा था कि उसमें NMR सिग्नल कितना दिखाया था, 3। अब इसमें
आफ्टर, क्योंकि H तो चला गया ना, वो डाई अनायनिक फॉर्म कर दिया, सो एक H चला गया, यानी हमें दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन मिलेंगे, मतलब दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स दिखेंगे। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स 2 है। नंबर ऑफ IR सिग्नल ऑफ NH, H तो चला गया, सो ये क्या है, नो सिग्नल, एंड देन UV के नंबर ऑफ बैंड इन UV, जो Q बैंड था, Q बैंड will disappear after chylation, only Soret band will remain. So हमें क्या मिलेगा, only Soret band, एंड ये थोड़ा ब्रोडेड होके देखा जाएगा। So, इस टाइप के चेंजेस आता है आफ्टर चिलेशन। देन हम जानेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पोरफायरिन रिंग के, हम कैसे पहचानेंगे कि यही ही पोरफायरिन रिंग है। तो लिखिए कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोरफायरिन रिंग। सोरेट बैंड इसकी कैरेक्टराइजेशन है, ये लिखिएगा कि सोरेट बैंड, ये सोरेट बैंड is the characterization of porphyrin, मतलब ये सारे कंजुगेटेड है, porphyrin ring is totally conjugated, इस कंजुगेशन की वजह से ही सोरेट बैंड देखा जाता है। अगर ये कंजुगेटेड डिस्टॉर्टेड हो गया, यानी कि ये एक के बाद एक ना रहकर एक के दो के छोड़कर एक आया डबल बॉन्ड, सो ये कंजुगेटेड नहीं होगा, वो डिस्टॉर्टेड कहलाएगा। सो डिस्टॉर्टेड डबल बॉन्ड अगर आएगा, सो सोरेट बैंड नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज द सोरेट बैंड इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ porphyrin। इफ, सो लिखिए इफ conjugated is distorted, if conjugation distorted, if conjugation, इसको गाइस मिटा देना, if conjugation distorted then no Soret bond, no Soret band, then मेटल। अब हमें देखना है कि ये मेटल के साथ कैसे एक्ट करता है, यानी कि हमने देख लिया, एक देख लिया इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है, कंजुगेशन वाला सोरेट बैंड इसकी कैरेक्टराइजेशन है, यानी कि अगर ये सोरेट बैंड दिखाता है दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली कंजुगेटेड, अगर ये सोरेट बैंड नहीं दिखाता है दैट मीन्स इट्स नॉट ए porphyrin ring, क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है। अब जब हमने मेटल के साथ अटैच किया आफ्टर चिलेशन, वो क्यूब बैंड भी डिसअपियर हो गया था, porphyrin क्यूब बैंड डिसअपियर हो गया था, क्यूब बैंड डिसअपियर ओनली सोरेट बैंड हमने देखा था। तो क्या दिखने को मिलेगा, ओनली सोरेट बैंड। सो इन ओनली porphyrin, जब मेटल अटैच नहीं हुआ था हमने क्या देखा था, सोरेट बैंड भी था एंड क्यू बैंड भी था,
बट जब हमने मेटाल को अटैच किया पोरफायरिन रिंग के साथ, उसमें क्या हुआ, क्यू बैंड डिसअपियर हो गया, यानी हमें क्या मिला, सोलिड बैंड ओनली मिला। तो अब हम देखते हैं, यह गाइस ये इतना ही था अबाउट द पोरफायरिन रिंग, इसको याद रख लीजिएगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कैसे बायोलॉजिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हमने देखा था पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग जब आयरन, पोरफायरिन प्लस आयरन यानी कि Fe, आयरन, इसको क्या कहते हैं, हीम प्रोटीन कहते हैं, हीम प्रोटीन। अगर पोरफायरिन रिंग में आयरन है तो हम इसे हीम प्रोटीन बोलेंगे। नो पोरफायरिन, इफ पोरफायरिन नहीं है, नो पोरफायरिन प्लस आयरन, नॉन हीम प्रोटीन। गाइज ऐसे मत बना देना कि हीम है, हीम प्रोटीन दैट मीन्स आयरन प्रेजेंट है इसलिए हीम प्रोटीन कहते हैं, और आयरन नहीं है इसमें इसलिए नॉन हीम प्रोटीन बोलते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों में आयरन प्रेजेंट है, हीम प्रोटीन में भी आयरन है या नॉन हीम प्रोटीन में भी, नॉन हीम प्रोटीन में भी आयरन है। डिफरेंस क्या है, ओनली पोरफायरिन रिंग का, हीम प्रोटीन पे पोरफायरिन रिंग है और नॉन हीम प्रोटीन पे पोरफायरिन रिंग नहीं है। सो हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं, हीम प्रोटीन, हीम प्रोटीन, नॉन हीम प्रोटीन, नॉन हीम प्रोटीन, हीम प्रोटीन और नॉन हीम प्रोटीन। हीम प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है एंड नॉन हीम प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है। हीम प्रोटीन का एग्जाम्पल है साइटोक्रोम, ये बहुत जना सुना नाम है। मतलब साइटोक्रोम तो हम बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे पहले। नॉन हीम प्रोटीन, इसमें क्या है, FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन क्या है, इसमें है, इसको एक स्टार दे देना, रुबरडक्शिन एंड फेरोडक्शिन, फेरोडक्शिन। तो नॉन हीम प्रोटीन के एग्जांपल्स क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन के अंदर क्या आता है, रुबरडक्शिन एंड फेरोडक्शिन। हीम प्रोटीन का एग्जांपल क्या है, साइटोक्रोम। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए कि नॉन हीम प्रोटीन एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब नॉन हीम प्रोटीन कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है अब हम देखेंगे। तो लिखिए, नॉन हीम प्रोटीन आज an इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, सिस्टम। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमने क्या देखा था नॉन हीम प्रोटीन का अंडर, FeS प्रोटीन दैट मीन्स आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या है, the functions of iron sulfur protein is electron carrier in biological system, as a electron carrier in biological system. So लिखिए, its function is the function of FeS protein is
as a carrier of electron in biological system। इसका काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना, एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर ये वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर, मतलब जो FeS प्रोटीन है यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या है। आयरन सल्फर प्रोटीन कंटेन 16 अमीनो एसिड एंड मेटल। 16 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या है, ये है SHCH2। अमीनो एसिड में क्या कॉमन है, ये COH एंड NH2 कॉमन है, H। ये जो S है ये क्या है, ये टोटल स्ट्रक्चर क्या है, ये है 16 अमीनो एसिड। सिस्टीन अमीनो एसिड जब मेटल के साथ अटैच होता है तो ये एस है, SYSSM, यानी कि ये सल्फर है, मैंने यहाँ राउंड पे दिखाया है, ये यही सल्फर है। सिस्टीन अमीनो एसिड, सल्फर ऑफ सिस्टीन इज बॉन्डेड टू द मेटल, यानी कि इसमें लोन पेयर है, ये इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। So that's why cysteine amino acid acts as a donor atom and can chelate to the metal. Cysteine amino acid चिलेशन करता है मेटल के साथ। ये जो S है यही चिलेशन करता है। अब हम इसको देखेंगे कि ये सिस्टीन S, जब सिस्टीन अमीनो एसिड जो मेटल के साथ अटैच हुआ, अब हम जब ये क्या हो गया, ये मेटल अगर आयरन होगा तो ये सल्फर कंटेन करता है, तो क्या है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन हो गया कि नहीं। अब एसिड मीडियम में नो इफेक्ट, दैट मीन्स जब हम आयरन सल्फर प्रोटीन को एसिडिक मीडियम पे डालेंगे, नो इफेक्ट इन S एंड M बॉन्ड, यानी कि आयरन एंड सल्फर के बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा। जब हम AC स्ट्रक्चर को, ये मेटल है, ये S है, इस चिलेशन को अगर हम HCl पे डालेंगे यानी कि एसिड पे, तो H2S फॉर्म होगा। H2S को ऑक्सीजन, देन H2O प्लस S। ये क्या है, ब्रीजिंग सल्फर है, ये ब्रीज बना है, एक मेटल ये है और दूसरा मेटल ये है, ये ब्रीजिंग मेटल है इसलिए इसने H2S फॉर्म किया। सो इस सल्फर को हम बोलते हैं एसिड लाबाइल सल्फर। ये जो पहले वाला सल्फर है जिसने this has no effect on acidic medium, in acidic medium, so ये क्या है, acid non labile sulfur, acid non, ये A है, labile sulfur, इसको राउंड अप कर देते हूँ, पहचान में आएगा। तो अब हम देखेंगे कि आयरन प्रोटीन की आयरन सल्फर प्रोटीन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ FeS प्रोटीन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ FeS प्रोटीन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी FeNSN। ये सल्फर क्या है, ये एसिड लाबाइल सल्फर, ये एसिड लाबाइल सल्फर है, यानी कि ये S पे N, मतलब S अगर 1 होगा, N अगर 1 होगा तो एसिड लाबाइल कितना है, एसिड लाबाइल सल्फर 1 होगा।
अगर N2 है एसिड लावाइल सल्फर 2 है। तो अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या आया था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन Fe1S0 यानी कि रिप्रोडक्शन हैज नो एसिड लावाइल सल्फर S0 है इसलिए इट हैज नो एसिड लावाइल सल्फर। इसके एक्टिव साइट के बारे में हमें देखना है कि इसके एक्टिव साइट क्या है Fe S16 S16 गाइस मैंने उल्टा लिख दिया आप ठीक लिख देंगे S16। तो ये है सॉलिड बॉन्ड। मेरा तो बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया। ये सॉलिड और ये डॉटेड। ये क्या है इसके एक्टिव साइड है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ब्रीजिंग सल्फर नहीं है सो दैट्स व्हाई इट हैज नो एसिड लावाइल सल्फर। और ये जो सल्फर है ये क्या है एसिड नॉन लावाइल सल्फर। सो अब हमें देखना है कि इसके एक्टिव साइड में क्या क्या है। सो एक्टिव साइड ऑफ active site contains active site of reproduction active site contain क्या क्या है इसमें 1 Fe atom 1 आयरन एटम है और क्या है 4 एसिड नॉन लावाइल सल्फर। ये जो सल्फर सब है ये क्या है 4 एसिड नॉन लावाइल सल्फर है 4 एसिड नॉन लावाइल सल्फर। एसिड लावाइल सल्फर कितना है 0 है ये हम पहले ही देख चुके हैं। और इसकी फंक्शन क्या है इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। रिप्रोडक्शन इज सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है गाइस याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। हमने देख लिया इसकी एक्टिव साइट्स के बारे में और अब हम जाएंगे फेरोडक्शन पे। तो हेडिंग दीजिए फेरोडक्सिन फेरोडक्सिन। इसकी क्या फॉर्मूला है ये है Fe2S2। S2 का मतलब क्या है कि 2 एसिड लाबाइल सल्फर है 2 एसिड लाबाइल सल्फर। इस दैट मीन्स 2 सल्फर ब्रीजिंग पे होगा। ये देखिए Fe ये S ये S हो गया S16 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 S16। तो ये है इसकी एक्टिव साइट। इसकी एक्टिव साइट में क्या क्या है 2 एसिड लाबाइल 4 एसिड 2 एसिड लाबाइल सल्फर 4 एसिड नॉन लाबाइल सल्फर एंड और क्या है 2 Fe एटम। एक्टिव साइट कंटेन 2 Fe atom 2 acid labyl sulfur and 4 acid non-labile sulfur 4
एसिड नॉन लाबाइल सल्फर। सो गाइस, इसके स्ट्रक्चर हमें क्या दिख रहा है? इसकी स्ट्रक्चर यानी कि इसकी ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल पर यूनिट, यानी कि ज्योमेट्री इसकी क्या हो गया, इसको थोड़ा इरेजर मिटा देती हूँ कि ये मिट क्यों नहीं रहा? हो गया, मिट गया। अब हम पेन पे कन्वर्ट कर देते हैं। पेन पेन, यस, पेन। इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल पर यूनिट। ये क्या है? हमने रिप्रोडक्शन पे क्या पढ़ा था कि ये रिप्रोडक्शन इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इट इज ऑल्सो, यानी कि फेरोडक्शन ऑल्सो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ये फेरोडक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फेरोडक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हम बायोलॉजी पे जरूर पढ़े होंगे। ये क्लोरोप्लास्ट पे होता है। इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, so that's why it is also called photosynthetic ferredoxin। अब हम क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, मैं इसको ऐसे करके लिख देती हूँ, फोटोसिंथेटिक फेरोडक्सिन, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक फेरोडक्सिन। अब हम देखेंगे एक और टाइप के फेरोडक्सिन के बारे में। फेरोडक्सिन, रिप्रोडक्शन 1 गया था, फेरोडक्शन 2 गए, ये 3 फेरोडक्सिन। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? Fe4S4। इसको क्या कहते हैं? क्यूबेन लाइक फेरोडक्सिन। क्यूबेन लाइक फेरोडक्सिन। इसके स्ट्रक्चर कैसे है? इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। as it is FeS4 क्या डिनोट करता है कि S4 that means 4 acid labile sulfur। इस पे यहाँ पे लिख दीजिए, ये S4 का मतलब क्या है? 4 acid labile, that means 4 sulfurs are in conjugation or 4 sulfur is bonded, 4 acid labile sulfur। अब हमें क्या करना है? ये एक क्यूब है, तो लग नहीं रहा है, पर आपको क्यूब ही बनाना है। क्यूब है। अब हमें ये एफ ई है, इसको छोड़ यहाँ पे एफ ई है, इसको छोड़ के यहाँ पे यहाँ एफ ई है, यहाँ पे एक एफ ई है, इस पॉइंट पे यानी एफ ई।
मैं कलर चेंज कर देती हूँ सल्फर के लिए ताकि पता चलेगा। वाइट पे लिखते हैं सल्फर, एक छोटा, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर एंड ये सल्फर। तो हो गया 4 ये 4 सल्फर एंड ये 4 Fe। Fe से क्या अटैच है? S16, S16, ये क्या है? S16। ओहो, इसको हमने S पे लगा दिया, इसको इरेज कर देते हैं। ये मिट नहीं रहा है। 1 मिनट गाइज, छोड़ो, ये मिट नहीं रहा है गाइज। समझ लेना कि ये Fe जो ये है इसके साथ अटैच है। S16 मैं यहाँ पे बना देती हूँ ताकि पता चलेगा। S16 गाइस तुम लोग ठीक से बनाना। S16 तो ये क्या है? Fe के साथ 4 Fe है, 4 Fe के साथ 4 एसिड नॉन लावाइल सल्फर अटैच है। ये सब क्या है? एसिड नॉन लावाइल सल्फर जो 4 Fe के साथ अटैच है। और ये सब क्या है? एसिड लावाइल सल्फर। ये थोड़ा गंदा दिख रहा है पर आप समझ लीजिएगा। अब हमें देखना है कि इसकी एक्टिव साइट कंटेन्स, एक्टिव साइट कंटेन्स क्या क्या है इसमें? 4 Fe एटम और क्या है? 4 एसिड लावाइल सल्फर एंड 4 एसिड नॉन लावाइल सल्फर। देन ईच Fe सेंटर, देखिए हर Fe सेंटर किसके साथ अटैच है? ये एक S के साथ, ये एक S के साथ, ये एक S के साथ। एक Fe एटम 3 S के साथ अटैच है। सो ईच Fe center is attached to 3 acid labile sulfur, acid labile sulfur and और कितने एसिड नॉन लावाइल सल्फर के साथ अटैच है? देखिए ये एक Fe ये S के साथ अटैच है, यानी कि एक 1 एसिड नॉन लावाइल सल्फर, नॉन लावाइल सल्फर। It is also single electron transfer system, single electron transfer system। और ये देखिए गाइस, जो एक Fe है, ये Fe है इस टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड, मतलब ये यहाँ भी कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी इसके। सो हम लिखेंगे ईच आयरन, ईच टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड। अब हम लास्ट एसिड, हम लास्ट आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज Fe3
S4। इससे क्या पता चलता है कि 4 एसिड लाबाइल सल्फर प्रेजेंट है। इसकी एक्टिव साइट हम बनाते हैं। गाइस हमने ये सब जो भी बना है ये सब इसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर नहीं है। ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर तो बहुत लेंदी है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये S है, ये Fe, ये Fe एंड ये Fe। इसको फिर से मिटाना पड़ेगा। वो जस्ट 1 सेकेंड गाइस, मिट जा। यस, मिट गया। फिर से हमारा पेन। यस, तो क्या है, Fe के साथ S, 4 है ना सल्फर, तो हमें 4 अटैच करना है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। सो हर एक आयरन के साथ S16 एंड S16 अटैच है। सो इसकी एक्टिव साइट क्या है, ये है। ये एक सल्फर ब्रिजिंग पे है, ये एक सल्फर ब्रिजिंग पे है, एंड ये एक सल्फर एंड ये एक सल्फर। सो अब हमें देखना है इट्स एक्टिव साइट कंटेन्स क्या है, देखिए ये एक सल्फर यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि 3 Fe के साथ बॉन्ड कर रहा है, यानी कि इसको हम बोलते हैं μ3 ब्रीजिंग। कितना है, ये 1 ही है, नंबर ऑफ μ3 ब्रीजिंग। एंड और देखिए ये सल्फर, ये यहाँ इसके साथ ये सल्फर इसके साथ या इसके साथ, तो एक सल्फर 2 Fe एटम के साथ बॉन्ड कर रहा है, यानी कि ब्रीजिंग पे है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड μ2 ब्रीजिंग। नंबर ऑफ μ2 ब्रीजिंग कितना है, नंबर ऑफ μ2 ब्रीजिंग ये 3 है। सो एक्टिव साइट पे और क्या क्या है, 3 Fe एटम है और 3 एसिड नॉन लाबाइल सल्फर है, ये नॉन लाबाइल, ये एंड 4 एसिड लाबाइल सल्फर। तो लिखिए इट कंटेन्स 3 Fe atoms, 3 acid non labile sulfur, 4 acid labile sulfur। 3 acid non labile sulfur and 4 acid labile sulfur। गाइस हम एक प्रीवियस से क्वेश्चन करते हैं, देखिए इन मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। इन बैक्टीरियल reproduction the number of Fe atoms, sulfur breach and cysteine ligands are। इससे हमें इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि हमने ये जो सब पढ़ा वो कितनी इम्पोर्टेंट है। आर डैश, मैंने डैश दे दिया है, बस क्वेश्चंस में तो क्वेश्चंस मार्क होगा। ये हम नीचे ऑप्शंस लिखते हैं। इसमें से Fe होता, ब्रीज होता था, ब्रीज था एंड सिस्टीन था, और इसके नीचे ABCD 4 ऑप्शन थे, ABCD D। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या था, ये 4 था, ये 4 था, ये 4 था। दूसरे ऑप्शन पे ये 2, ये 2, ये 2 था। तीसरे ऑप्शन पे ये 2, ये 2 एंड ये 2।
गाइस डी ऑप्शन को इससे, डी ऑप्शन को मैं यहाँ पे मिट, गाइस डी ऑप्शन को, सो गाइस मैं इस, ये थोड़ा इशू आ रहा है, ये क्यों हो नहीं रहा है, मैं इसको बाद में लिख देती हूँ। यहाँ पे डी ऑप्शन है क्या, यहाँ पे ऊपर था एफ ब्रिज एंड 16, ये क्या था 104। देखिए इन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन द नंबर ऑफ Fe atoms सल्फर ब्रिज एंड 16 ligands आर। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहाँ है, हमने रिप्रोडक्शन फर्स्ट पढ़ा था, ये रिप्रोडक्शन एसिड नॉन लाबाइल सल्फर कितना है 0 है, यानी कि ब्रिज कितना है 0 है, और Fe कितना है, आयरन कितना है 1 है, और सिस्टीन कितना है, एक Fe कितने सिस्टीन के साथ अटैच है, 4 सिस्टीन के साथ। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमें देखना है, यहाँ पे 4 ब्रिज रॉन्ग, 2 ब्रिज नहीं है, 2 ब्रिज नहीं है, हमारे ब्रिज ही नहीं है रिप्रोडक्शन पे, सो ये 0 ब्रिज, 1 Fe सिस्टीन, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखा गाइज, इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था, और इसमें पक्का आ सकता है क्वेश्चन, पर इस टॉपिक में से पक्का आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये इजीली स्कोर हो सकता है अगर आप पढ़ेंगे तो गाइज अब हमने जो पढ़ा इसका असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अब हम साइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।